सो हेलो सोलमेट्स, कैसे हो? आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कंपनी लॉ सेमेस्टर सेकंड के लिए। उसका यूनिट फर्स्ट का फर्स्ट चैप्टर है हमारा इंट्रोडक्शन अबाउट कंपनी। तो आज हम वही करेंगे। आपको अगर ये नोट्स चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल पे ज्वाइन हो सकते हैं। हमारे यूट्यूब पे उसका लिंक है। एंड ऐसे ही सीरीज आने वाली है जिसमें आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट करा दिया जाएगा। सबकी वन शॉट्स वीडियो आ जाएंगी। तो जुड़े जुड़े रहें हमारे साथ। सो स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन अबाउट कंपनी। तो सबसे पहले कंपनी है क्या, कंपनी की डेफिनेशन पढ़ेंगे। तो जो कंपनीज की डेफिनेशन है वो कंपनीज एक्ट 2013 में जो दी गई है वो ये है कि अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 + 20 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 डिफाइन अ कंपनी एज अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। सो इसके अंदर तो ये सिंपल डेफिनेशन दी गई है कि कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। कंपनी वो कंपनी है जो कि इस एक्ट के तहत बनी गई है या प्रीवियस किसी भी कंपनी लॉ के अंडर बनी गई है। तो सेक्शन 2 + 20 में तो सिंपल सी डेफिनेशन आपकी दी गई है। ओके। इसके अलावा एक और चीज होती है कि कंपनी में ना बहुत सारे लोग अपना लाइक पैसा कंट्रीब्यूट करते हैं या मनी इज वर्थ कोई भी चीज डिली मतलब कंट्रीब्यूट करते हैं, पैसा कंट्रीब्यूट करते हैं। किस पर्पस के लिए? फॉर अ कॉमन पर्पस। फॉर अ कॉमन पर्पस वो अपना पैसा लगाते हैं। ठीक है। और जो प्रॉफिट बनता है या लॉस बनता है उसको शेयर करेंगे। तो कंपनी में मेनली यही चीज है। आपको डेफिनेशन क्या याद करनी है तो यही वाली आपको याद करनी है। दिस इज द इजीएस्ट डेफिनेशन जो कि दिमाग में रहेगी आपके। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 + 20 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 डिफाइन अ कंपनी एज अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। आप सेक्शन नंबर ध्यान में रख लेना, सेक्शन नंबर भी इजी है। उसके बाद तो कंपनीज एक्ट 2013 क्यों बना? ठीक है, क्यों इसकी जरूरत पड़ गई, कंपनीज एक्ट की क्या आखिर जरूरत है हमें, तो उसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स हमें बताए गए हैं। तो टू गेन अ हाई स्टैंडर्ड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, मैनेजमेंट, अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। तो आज कॉर्पोरेट गवर्नेंस मैनेजमेंट नहीं होगा या ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी तो काफी घोटाले हो सकते हैं, होते भी हैं बेसिकली। और कंपनीज भी बंद हो जाती है बेसिकली। कॉर्पोरेट गवर्नेंस अगर मैं आपको लाइव एग्जांपल बोलूं तो अभी पेटीएम के साथ जो भी हुआ है वो सब कॉर्पोरेट गवर्नेंस की वजह से हुआ है। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस हमारे जितना ज्यादा स्ट्रांग होएगा तो कंपनीज आपकी टिकी रहेगी ना। ठीक है। तो कंपनीज एक्ट इसे प्रमोट करता है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस, मैनेजमेंट, अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी इन सबको प्रमोट करता है, इन सबके लिए हाई स्टैंडर्ड सेट करता है। ओके। सो सेकंड पॉइंट है टू टेक स्ट्रिक्ट स्टेप और एक्शन टुवर्ड दोज कंपनीज हु आर इन्वॉल्व्ड इन फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज एंड नॉन कंप्लायंस ऑफ लेटेस्ट कंपनी प्रोविजन। ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं लाइक जो फ्रॉडुलेंट वे में कंपनीज करती हैं। अब वो सब हमारे लिए मतलब जो भी हमारे इन्वेस्टर्स हैं या कंज्यूमर्स हैं उन सब के लिए वो हानिकारक हो सकती है। तो कंपनीज एक्ट उनको हटा देती है, उन कंपनी इसकी एक्टिविटीज को पकड़ती है, उन सबको ही लाइक वो कर देती है। टर्म याद नहीं आ रहा। इन सबको लाइक लिक्विडेट कर देती है। ठीक है, अगर नॉन कंप्लायंस होता है। तो थर्ड पॉइंट है टू आइडेंटिफाई न्यू पॉलिसी कॉन्सेप्ट टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ स्टेक होल्डर। हाँ, कि नए कॉन्सेप्ट लाती है कंपनीज एक्ट। ठीक है। तो नए नए कॉन्सेप्ट अडॉप्ट करेगी जिससे क्या हो कि हमारे जो शेयर होल्डर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, उनके इंटरेस्ट को ये प्रमोट करे, बचाए, सिक्योर करे। तो उन सबके लिए ये काम करती है। टू सेट अप मोर इफेक्टिव इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर। यस, अभी ऊपर यही बात हुई थी कि और बढ़िया स्ट्रक्चर अपना इंफ्रास्ट्रक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करे। अब देखो, अगर आज के दिन में इंडिया में बाहर के लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं? क्योंकि उनका भरोसा है कि हमारे देश का लाइक कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्ट्रांग है। अभी इंडिया का कॉर्पोरेट गवर्नेंस रियली बहुत स्ट्रांग है। वो सब किसकी वजह से? क्योंकि कंपनीज एक्ट में बार बार ये लोग अमेंडमेंट ला रहे हैं, कुछ ना कुछ नई चीजें कर रहे हैं। तो ये आपके चार ऑब्जेक्टिव्स थे। इनके अलावा भी बहुत होते हैं। ठीक है। बट आपके एग्जाम के लिए चार बहुत अच्छे होंगे। तो देखो, एक और बार रिवाइज करते हैं ये। To gain a high standard of corporate governance, management, accountability and transparency. Okay. Second है कि take strict steps or action toward those companies who are involved in fraudulent activities और non compliance। ठीक है, उन सबको liquidate कर देती है ये। टू आइडेंटिफाई न्यू पॉलिसी, नए नए पॉलिसी बनाएगी जिससे क्या हो, प्रमोट करे ये, प्रमोट और प्रोटेक्ट करे इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट। ठीक है। और टू सेट अप मोर इफेक्टिव इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर इन द फॉर्म ऑफ अथॉरिटीज, बॉडीज, पेन्स। आप सब देखो ना कि मतलब अलग अलग तरह की कंपनीज है। जैसे एमसीए मैंने आपको बताया,
ठीक है। एमसीए है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स आपका कंपनीज एक्ट में अमेंडमेंट लाती है बार बार। उसके अंडर भी, एमसीए के अंडर भी बहुत सारी उनकी अथॉरिटीज होती हैं। तो वो सब ये इन्वेस्टर्स के जो हित है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए अलग अलग एक्ट्स करती हैं। ठीक है, तो ये इंस्टीट्यूशनल इंस्ट्रक्चर इफेक्टिव, इफेक्टिव इंस्टीट्यूशनल इंस्ट्रक्चर लिखा हुआ है ना यहाँ पे। तो वही चीज बता रही है कि एमसीए बहुत सारी अथॉरिटीज के थ्रू इसको प्रोटेक्ट करती है इन्वेस्टर्स के हित को। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी में क्या है कि सेपरेट लीगल एंटिटी। अब देखो, सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब क्या होता है कि कंपनी आपके प्रमोटर से, आपके इन्वेस्टर से सबसे अलग चीज है। एक कंपनी को आप एक अलग पर्सन समझते हो इधर। कंपनी और कंपनी का ओनर दो अलग अलग होते हैं बंदे। यही चीज अंदर लिखी हुई है। सेपरेट लीगल एंटिटी, इट मीन्स ए कंपनी हैज अ सेपरेट लीगल एंटिटी फ्रॉम इट्स मेंबर्स। इट हैज ऑल द लीगल राइट्स विच आर सेपरेट एंड मेंबर्स ऑफ अ कंपनी आर नॉट लायबल फॉर इट। ठीक है, कंपनी खुद लायबल होगी, मेंबर्स आर नॉट लायबल फॉर एनी एक्ट ऑफ कंपनी। ठीक है, इन केस ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अ कंपनी, द कंपनी नेम इज यूज्ड and the contract binds the company, not its member. The company's property, asset, liability belong only to the company. ओके, तो इन सबसे आप समझ रहे होगे कि कंपनी एक सेपरेट ही पर्सन है। वो खुद के नेम से कॉन्ट्रैक्ट में जा रही है, खुद के नेम से भाई एसेट खरीद रही है, लायबिलिटी उसी के नेम पे है। ठीक है, मेंबर से पूरा ही अलग हो रखी है वो। ठीक है, लायबल तो वो कंपनी ही है, मेंबर है नहीं लायबल अगर कुछ करती है कंपनी, ऐसा। तो यही चीज है कि सेपरेट लीगल एंटिटी है, उसको अलग ही जिंदा पर्सन बना रखा है। ठीक है, इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बात होगी कि कंपनी हम कैसे बनाते हैं, वो सारी चीजें इसमें बता रखी है। तो आपकी एक कंपनी बनाने के लिए ना, कंपनी पहले तो एक पर्सन के फॉर्म में एसोसिएट होती है। दूसरी चीज, अगर आप कंपनी भी तीन तरह की मेनली होती है आपकी, एक तो पब्लिक, एक प्राइवेट और एक होती है ओपीसी नाम की। तो पब्लिक कंपनी अगर आपको चाहिए ना, तो पब्लिक कंपनी बनाने के लिए मिनिमम 7 पर्सन होने चाहिए, 7 मेंबर्स रिक्वायर्ड होते हैं। दूसरा, जो प्राइवेट कंपनी होते हैं, तो प्राइवेट कंपनी के लिए 2 मेंबर होते हैं मिनिमम रिक्वायरमेंट। और एक तीसरी फॉर्म भी होती है ओपीसी करके। तो ओपीसी बेसिकली प्राइवेट कंपनी का ही पार्ट है, बट बोलते हैं तो यहाँ पे लिखा नहीं है, बट मैं आपको बता देता हूँ। ओपीसी के लिए सिंगल मेंबर होता है, 1 पर्सन कंपनी ही उसका नाम है। वो आगे आएगा तब हम पढ़ेंगे। तो इनकॉर्पोरेट कैसे करते हैं, तो इनकॉर्पोरेट दो वे में, पब्लिक या प्राइवेट। पब्लिक के लिए 7 चाहिए रिक्वायर्ड पर्सन, एटलीस्ट 7 पर्सन, यहाँ पे मैं हाईलाइट कर देता हूँ। और प्राइवेट के लिए क्या चाहिए, एटलीस्ट 2 पर्सन। फिर होता है आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। वही चीज अभी हमने ऊपर पढ़ी है कि कंपनी ना एक पर्सन के फॉर्म में तो हम इनकॉर्पोरेट कर देते हैं, बट वो उसका लीगल एग्जिस्टेंस थोड़ी होता है, सॉरी फिजिकल एग्जिस्टेंस थोड़ी होता है। इट हैज ओनली लीगल एग्जिस्टेंस। ठीक है, नो बडी, नो सोल, नो कंसेंटमेंट्स। ठीक है, सही में उसकी कोई आत्मा थोड़ी है। अब देखो, लेकिन वो तब भी अपने नाम पे भाई प्रॉपर्टी ओन कर सकती है, लाइबिलिटी रख सकती है, लीगल राइट्स होते हैं उसके। वो किसी पे भी केस कर सकती है, उस पे कोई भी केस कर सकता है। लेकिन हाँ, एक बात ये याद रखना, कंपनी रेजिडेंट है लेकिन सिटीजन नहीं है। यही चीज यहाँ पे बोली गई है। आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है। यहाँ पे देखो, ये इट हैज डोमिसाइल। डोमिसाइल मीन्स उसका नेशनल, इंडिया की रेजिडेंसी में रह रही है। ठीक है, नेशनैलिटी है उसकी, रेजिडेंस है, बट कंपनी कैन नॉट एंजॉय फंडामेंटल राइट्स, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स खाली एक लीगल लीगल पर्सन, लाइक लीगल नहीं, नेचुरल पर्सन को मिलता है। ठीक है, नेचुरल पर्सन को मिलता है। तो सिटीजनशिप एक्ट के अंडर नहीं आता है कंपनी। सो कंपनी एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है। उसके अंदर आपको क्या क्या लिखना पड़ेगा, कंपनी का ये सब चीज, कंपनी सब कुछ ओन कर सकती है, लाइबिलिटी, लीगल राइट है, सब उसके पास। लेकिन कंपनी को, कंपनी के पास फंडामेंटल राइट्स नहीं होते, कंपनी सिटीजनशिप एक्ट के अंडर नहीं आती, इसलिए कंपनी कैन नॉट बी ट्रीटेड एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, अब लिमिटेड लाइबिलिटी। लिमिटेड लाइबिलिटी होती है कंपनी की। ठीक है, और इसमें भी तीन चीजें होती हैं लाइबिलिटी। एक तो लाइबिलिटी वाले जो ये हम पढ़ रहे हैं ना, तो कंपनीज लाइबिलिटी इज डिफरेंट फ्रॉम लाइबिलिटी ऑफ शेयर होल्डर्स। ये लाइन, शेयर होल्डर हैव लिमिटेड लाइबिलिटी टू अनपेड वैल्यू ऑफ इट शेयर। जितना वैल्यू शेयर होल्डर नहीं पे कर है, शेयर होल्डर्स खाली उसी के लिए लाइबल होंगे। ये नहीं कि भैया कंपनी आपके लोन में डूब रही है और सारा तुम शेयर होल्डर के माथे पे डाल रहे हो कि भैया दो अब पैसे। ठीक है, वंस दे हैव
full amount on the share held by them, they have no obligation toward the company। मैंने भाई मेरे पे 10 रुपए के शेयर थे, ठीक है, 10 रुपए में से मैंने 7 ही दिए, मेरे पे कितना रह गया, 3 रुपए ना, मैं 3 रुपए ही दूंगा ना। ये नहीं कि तुमने और उठा लिया लोन, और तू भाई 10 का ले रहा था ना, तू शेयर होल्डर है ना हमारा, तू अब 20 दे दे प्लीज। ऐसा थोड़ी होएगा, 3 बाकी है मेरे तो मैं 3 ही दूंगा ना, तो लिमिटेड लाइबिलिटी है मेरी, ऐसी बात है। ठीक है। और ये लिमिटेड बाय गारंटी भी होती है एक कंपनी, ठीक है, अनलिमिटेड भी होती है एक कंपनी, और एक लिमिटेड भी होती है। तो ये कंपनी फॉर्म, ये पब्लिक कंपनी फॉर्म ना, कंपनी फॉर्म मेनली लिमिटेड लाइबिलिटी ही प्रमोट करते हैं। गारंटेड आपके एनपीओ वगैरह जो होते हैं, जो कि अभी इसमें नहीं है आपके, ठीक है। और एक तीसरी कंपनी होती है अनलिमिटेड कंपनी, जिसमें अनलिमिटेड होती है मेंबर्स की लाइबिलिटी, ठीक है। और गारंटेड में होता क्या है कि एक पर्टिकुलर अमाउंट के लिए ही वो मेंबर लायबल होता है, कि वो भी जब कंपनी आपकी बंद हो रही होती है ना, तब आपको देना पड़ता है वो अमाउंट, जिसके लिए पर्सन ने ओके बोला होता है, कि हाँ एग्री कर दिया होता है कि हाँ मैं इतने की गारंटी लेता हूँ। तीसरा, परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन ये होती है अमर, अमर, ऐसा बोलते हैं ना, महात्मा गांधी अमर है वगैरह वगैरह, अमर है, तो कंपनी भी अमर है, ठीक है। परपेचुअल सक्सेशन, आप मर जाओगे, ओनर मर जाएगा, प्रमोटर मर जाएगा, डायरेक्टर मर जाएगा, सब मर जाएंगे, लेकिन कंपनी जिंदा रहेगी जब तक उसे लीगली बंद नहीं करेंगे, ठीक है। एक कंपनी हैज अ परपेचुअल सक्सेशन, इट नेवर डाइज, नॉर द लाइफ ऑफ इट डिपेंड अपॉन द लाइफ ऑफ मेंबर्स, ठीक है। इट इनकॉर्पोरेटेड बाय लॉ, हाँ, इट इनकॉर्पोरेटेड बाय लॉ एंड एंड्स ओनली बाय प्रोसेस ऑफ लॉ। ये कर लो भाई मार्क। बना लीगल तरीके से है तो बंद भी लीगल तरीके से होगा। मेंबर की डेथ हो जाए, ओनर की डेथ हो जाए, प्रमोटर की डेथ हो जाए, सबकी डेथ हो जाए, कोई मतलब नहीं है इसे। इट इज नॉट अफेक्टेड बाय डेथ, मेंटल डिसऑर्डर और रिटायरमेंट ऑफ एनी ऑफ इट्स मेंबर्स, ठीक है। ये याद रखनी है, जैसे बना है वैसे ही बंद होगा, लीगली तरीके से, वरना नहीं होएगा, डिसॉल्व होएगा ही नहीं। कॉमन सील। अब कॉमन सील का मतलब क्या समझते हैं भाई, कभी ना कभी तो ठप्पा देखा ही होगा, वो जो लगाता है ना, तो इसके नाम से ठप्पा रहता है वो, ठीक है। कॉमन सील का खाली आप इतना सा मतलब समझो, एक कंपनी इज आर्टिफिशियल पर्सन एंड इट डजंट हैव हैंड लाइक अ ह्यूमन बीइंग, सो इट कैन नॉट साइन एनी डॉक्यूमेंट पर्सनली। एवरी कंपनी हैज इट्स कॉमन सील विच वर्क एट्स इट्स सिग्नेचर। वो ठप्पे पे ना कंपनी का नाम होता है, वो लग गया मतलब कंपनी ने सिग्नेचर मार दिया, समझ रहे हो, खाली उतना समझो तुम। फिर होता है ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। अच्छा, अब तो भाई सेकंड सेमेस्टर में हो, यानी कि एक बात तो क्लियर है कि तुमने, तुम्हारा डीमैट अकाउंट होएगा, तुमने शेयर्स खरीदे बेचे होंगे होंगे। तो एक कंपनी के शेयर्स तुम खरीद बेच रहे हो ना, मतलब तुम कंपनी की जो सिक्योरिटी है, कंपनी की जो शेयर्स हैं, तुम उसको बार बार ट्रांसफर कर रहे हो। आज तुम पे है, कल मेरे पे होगा, कल मेरे, आज मेरे पे है, परसों किसी और पे होगा। लगातार बेचे जा रहे हैं ना, खरीदे जा रहे हैं, लगातार बेचे खरीदे जा रहे हैं, तो ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स होती है। अब देखो इसमें भी एक चीज बताता हूँ, जो तुम जितने भी डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के थ्रू तुम ये ग्रो वगैरह, अपस्टॉक वगैरह पे वो खरीद बेच रहे हो, तो वो सारे शेयर्स लिस्टेड कंपनी का होता है ना, लिस्टेड पब्लिक कंपनी, कोई भी प्राइवेट कंपनी तो है नहीं उधर। तो एक चीज याद रखने का, सारे पब्लिक कंपनी के शेयर्स आपके ट्रांसफरेबल होते हैं, सारे प्राइवेट कंपनी के शेयर्स आपके नॉन ट्रांसफरेबल होते हैं, ठीक है। आपको ये चीज याद रखनी है। तीसरा, लिमिटेशन ऑन एक्शन। अब तो ये भाई एमओए और एओए का नाम कभी ना कभी सुना ही होगा 11th क्लास में, ठीक है। एमओए इज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, एओए एओए इज आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। अब होता क्या है, यहाँ पे एओए की बात नहीं करनी है, यहाँ पे बात करनी है एमओए की। ये जो एमओए है वो होता है बॉस। एमओए का मतलब क्या हो गया, मेमोर मेम सॉरी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, इसमें ना सारी चीजें गिवन होती है कि कंपनी भैया क्या कर सकता है, कंपनी का नाम क्या है, कंपनी के ऑब्जेक्ट्स क्या है, कंपनी का शेयर कैपिटल क्या है, कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ है, सारी चीजें। और कंपनी के ऑब्जेक्ट में जो चीज लिख दी ना, कंपनी उसके बाहर चीज कर ही नहीं सकता। और जो चीज बाहर कर दी वो हो गई अल्ट्रा वायरस, वो भी आगे पढ़ेंगे, ठीक है। जो चीज बाहर कर दी वो हो गई अल्ट्रा वायरस। मतलब समझो भाई, रिलायंस है, रिलायंस कंपनी ने अपने एमओए में लिख रखा है कि भैया मैं बेचूंगी ढोकला, ढोकला बेचूंगी। कंपनी ने भैया लोन उठा लिया, और कंपनी ने लोन उठा लिया, और वो लोन उठाया किस काम के लिए, बना रही है जलेबी। तो नहीं चलेगा ना भैया, एमओए में आपने तो ऑब्जेक्ट लिख रखा है कि हम ढोकला बनाते हैं, आप जलेबी बना रहे हो, नहीं चलेगा, अल्ट्रा वायरस एक्ट हो गया आपका ये। तो
A company cannot go beyond its power, and it is that is stated in memorandum of association of company. The action and object of company are stated in MOA, and a company is restricted to do acts which is mentioned in it. जो लिख दिया ना MOA में वही करना पड़ेगा, समझे? कैपेसिटी टू सू एंड कैन बी सूड। अब ये भैया देख लो, कंपनी पे कितने केस होते रहते हैं, और कंपनी भी केस करती रहती है क्योंकि वो सेपरेट लीगल एंटिटी है। सेपरेट लीगल एंटिटी है तो भैया उस पे कोई सू भी कर सकता है और कोई सुसू भी कर सकता है, समझे? समझ गए? कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी। अब कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी भी वही सेपरेट लीगल एंटिटी है, तो भैया अपने नाम से कॉन्ट्रैक्ट में आ सकती है, ठीक है? अपने नाम से कॉन्ट्रैक्ट में आएगी। ये सब आपको देखो, अभी आपने इतना पढ़ लिया है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी। एक बार क्विक रिवीजन। पहले तो सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, ठीक है, मेंबर से सबसे अलग। इनकॉर्पोरेट कैसा होता है? पब्लिक कंपनी है तो 7 मेंबर्स, ठीक है। पर प्राइवेट है तो 2 मेंबर्स मिनिमम चाहिए। आर्टिफिशियल लीगल पर्सन होती है, सिटीजनशिप उसके पास नहीं होती है, ठीक है। लिमिटेड लाइबिलिटी होती है, ठीक है। तीसरा, परपेचुअल सक्सेशन, अमर रहे, ठीक है। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, रोज बेचते खरीदते हो, उससे याद रखना, ठीक है। ट्रांसफरेबल होता है, बट प्राइवेट कंपनी के शेयर्स ट्रांसफरेबल नहीं होते हैं। लिमिटेशन और एक्शन, एमओए में जो लिख दिया वो लिख दिया भैया, उसके बाहर तुम नहीं जा सकते। कैपेसिटी टू सू एंड कैन बी सूड, यहाँ पे तुम केस कर सकते हो कंपनी पे, और कंपनी भी तुम पे केस कर सकती है। कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी, कंपनी अपने नाम से कॉन्ट्रैक्ट में आ सकती है। तो अभी ये तुमने पढ़ लिया। अब एक चीज आती है, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल। अब तुम्हारा ये जो टॉपिक है, वो समझ लो, इसको बहुत प्यारा सा टॉपिक है, ये होता है घूंघट उठाने वाला टॉपिक। अब इस टॉपिक में क्या करना होता है कि कंपनी तो सेपरेट लीगल एंटिटी है भैया, कंपनी सेपरेट लीगल एंटिटी है, तो आपका ऐसा सीन है ना कि कंपनी सेपरेट लीगल एंटिटी है तो बच जाएगी, क्योंकि कंपनी और मेंबर्स तो अलग अलग है, कंपनी और ऑफिसर्स तो अलग अलग है, ठीक है ना? तो ऑफिसर्स करेंगे धोखेबाजी और फंसेगी कंपनी, क्योंकि कंपनी के नाम पे होगा केस, ऑफिसर्स तो बच जाएंगे। तो उसी के लिए ये कॉन्सेप्ट आया था, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल। अब कॉर्पोरेट वेल इज अ लीगल कॉन्सेप्ट दैट सेपरेट्स द एक्शन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन टू द एक्शन ऑफ कंपनीज मेंबर्स और शेयर होल्डर्स, समझे? अब ये टॉपिक दोनों के एक्शंस को अलग अलग कर देता है। Some members of company sometimes indulge in fraudulent activities, and their क्या बोलते हैं, ingenuity, dishonesty, and let them take advantage of corporate personality or separate legal entity of company and earn their own profit। अब देखो, वो धोखेबाजी से काम करेंगे, ठीक है, और ये जो कॉर्पोरेट वेल होता है, मतलब सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, उसके अंडर वो लोग बच जाएंगे कि कंपनी पे, कंपनी और मेंबर तो अलग अलग है, फंसेगी फंसेगी कौन? कंपनी फंसेगी, हटाओ। तो वहां पे ना ये चीज आ जाती है, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल। जो तुम कंपनी के घूंघट के पीछे गलत काम कर रहे हो, तो सरकार आएगी और घूंघट उठा देगी, ऐसे। तो इस टॉपिक में भी ना दो चीजें होती हैं कि डॉक्ट्रिन ऑफ लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल में एक तो होता है जुडिशियल इंटरप्रिटेशन एट डिस्क्रिशन ऑफ कोर्ट। अब कोर्ट जो भी एक्शन लेगी उस तरीके से। दूसरा होता है स्टैट्यूटरी प्रोविजन अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट, ये चीज। अब पहला तो हम पढ़ेंगे इसमें जुडिशियल इंटरप्रिटेशन क्या हो सकती है, कैसे कैसे ये कॉर्पोरेट वेल कोर्ट आपके उठा सकती है। तो इसमें पहला वाला जो टॉपिक है ना, ये इजी है, बेसिकली बहुत इजी टॉपिक है। डिटर्मिनेशन ऑफ कैरेक्टर और नेचर ऑफ कंपनी। तो पहले तो कोर्ट देखेगा कि नेचर ऑफ कंपनी क्या है, ठीक है। इफ इट इज आइडेंटिफाइड दैट द कंपनी इज ओन्ड बाय द एनिमीज और कंट्री, देन कोर्ट लिफ्ट द कॉर्पोरेट वेल। डिटर्मिनेशन ऑफ कैरेक्टर, कैरेक्टर देखेगी कि कहाँ से है, बेसिकली क्या काम में है ये कंपनी, ठीक है, नेचर क्या है कंपनी का, ठीक है। और अगर ये एनिमी कंपनी का, एनिमी एनिमी कंट्री का है, एनिमी कंट्री कौन सी आपकी होगी, ठीक है, पाकिस्तान है बेसिकली, बट पाकिस्तान के अलावा भी है, बांग्लादेश है, ठीक है। बांग्लादेश पे इतने रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा रखे हैं, बट बांग्लादेश भी आता है, जो नहीं आपने देखा होगा अभी। बट मान लो कि पाक की है कंपनी, और पाक की कंपनी यहाँ पे काम कर रही है, और घूंघट के पीछे मतलब छुपी हुई है, आती है सरकार, ले उठा गई और कंपनी बंद। कॉर्पोरेट वेल का फायदा ले रही थी और ये कंपनी अब हो जाएगी बंद, ठीक है। तो ये पढ़ लो एक बार। इफ इट इज आइडेंटिफाइड दैट द कंपनी इज ओन्ड बाय द एनिमीज ऑफ द कंट्री, देन द कोर्ट लिफ्ट द कॉर्पोरेट वेल कॉन्सेप्ट एंड इन्वेस्टिगेट्स दोज हु हैव रियल कंट्रोल ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, ठीक है। इसका एक और इंटरप्रिटेशन हो सकता है, लाइक एक कंपनी है जो इंडियन कंपनी है, बेसिकली इंडियन कंपनी है, और उसकी फंडिंग आ रही है पाकिस्तान से, ठीक है।
फंडिंग पाकिस्तान से आ रही है तो सरकार कॉर्पोरेट वेल के थ्रू ये देख लेगी ना कि रियल ओनर है कौन, रियल कंट्रोल है किसके पास। क्या वो एलियन एनिमीज है? एलियन एनिमीज तो अलाउड ही नहीं है भैया। पाकिस्तान तो अलाउड ही नहीं है कि इन्वेस्ट कर सके इंडिया में। ठीक है। दूसरा, बेनिफिट और प्रोटेक्शन ऑफ रेवेन्यू। अगर देखो, अगर कोई पर्सन टैक्स बचाने के लिए कॉर्पोरेट वेल का यूज करता है ना, तो भैया बंद। सरकार आएगी, घूंघट उठा देगी डायरेक्ट। ये पॉइंट से आप क्या समझोगे बेनिफिट और प्रोटेक्शन ऑफ रेवेन्यू से? कि ये खाली टैक्स इवेजन कर रहे हैं, टैक्स बचाने के लिए। इफ इट इज फाउंड दैट अ कंपनी इज फॉर्म्ड, एक कंपनी फॉर्म कर दी गई, किस पर्पस के लिए? टैक्स बचाएंगे भैया, टैक्स ऑब्लिगेशन अपना कम कर देंगे। ठीक है, इस वजह से तो वो भी कॉर्पोरेट वेल आएगा और उठा देगा। इवेशन ऑफ पर्सनल एंड स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन, प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड। कोर्ट में इग्नोर the concept of separate legal entity when it appears that there is a evasion of contractual and statutory obligation by a person। अब इसका मतलब क्या हो गया कि आप ये समझो कि आप कोई गलत काम करने के लिए आपने, कोई इलीगल वर्क करने के लिए आपने कंपनी तैयार कर रखी है। ठीक है। गांजा गांजा आपने गांजा बेचने के लिए कंपनी तैयार कर रखी है। ठीक है, तो वो तो इलीगल है भैया, फ्रॉड कर रहे हो तुम। ठीक है, फ्रॉडुलेंट वर्क है आपका, फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी है आपका। तो सरकार आएगी कॉर्पोरेट वेल, मतलब एक्चुअल में गांजा के नाम से ऐसे नहीं कि गांजा लिमिटेड, गांजा बेचो लिमिटेड, गांजा ट्रेड लिमिटेड, ऐसा नहीं। बट नाम कुछ और, काम कुछ और। ऐसा आप करते हो ना, तो नहीं, ये कॉर्पोरेट वेल आ जाएगा, वहां पे उठा देगी सरकार। ठीक है। अब आता अवॉइडेंस ऑफ वेलफेयर लेजिस्लेशन। कोर्ट विल नॉट परमिट resorting to devise or incorporation of a company to evade welfare legislation. It is duty of the court in every case where ingenuity is expended to avoid welfare legislation to get behind the smoke screen and discover the true affairs। ये भी ऊपर वाले पॉइंट वाला ही हो गया कि आप वेलफेयर लेजिस्लेशन से अलग जाके कोई गलत एक्टिविटी करते हो, देन कोर्ट आएगी, कॉर्पोरेट वेल उठाएगी, सेपरेट लीगल एंटिटी को फेंक देगी दूर कहीं आपके। समझ रहे हो? डाइवर्जन ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी, व्हेन अ कंपनी इज टू डाइवर्ट द बिजनेस ऑफ अनदर कंपनी, देन कॉर्पोरेट वेल इज लिफ्टेड। मतलब देखो, जब एक कंपनी को ना दूसरी कंपनी का बिजनेस ही पूरा डाइवर्ट कर देना होता है, एक अलग ही, ठीक है, दूसरी कंपनी का डाइवर्जन करना है आपके बिजनेस का, देन कॉर्पोरेट वेल आता है और पर्दा हटा देता है। ठीक है। आपको पता है कॉर्पोरेट वेल में ना क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज डॉक्ट्रिन ऑफ कॉर्पोरेट वेल, और इस तो आपको लिखना है क्या है, पहले तो डॉक्ट्रिन ऑफ कॉर्पोरेट वेल होता क्या है आप ये बता दो। कि जब मेंबर्स और कंपनी अलग अलग होते हैं, बट समटाइम्स मेंबर्स इंजेन्युइनिटी और डिसऑनेस्टी से फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज करते हैं और सेपरेट लीगल एंटिटी का गलत फायदा उठाते हैं। ठीक है, तो कॉर्पोरेट वेल का एक डॉक्ट्रिन है वो आता है सामने, और यहाँ पे ये चीज हो जाती है कि मेंबर्स और कंपनी को एक ही पर्सन मान लिया जाएगा, और मेंबर्स जो भी इलीगल एक्टिविटी कर रहे होते हैं उनको सजा मिलेगी। ठीक है। उसके बाद आप दो बताओगे कि ये दो तरीके से होते हैं, दो इसके हैं कि एट डिस्क्रिप्शन ऑफ कोर्ट आपका जुडिशियल इंटरप्रिटेशन निकलता है, दूसरा स्टैट्यूटरी प्रोविजन होता है इसके लिए जो कंपनीज एक्ट में बता रखा है। जुडिशियल इंटरप्रिटेशन में आप क्या बताओगे? आपको मेनली ये हेडिंग्स याद होनी चाहिए, और अंदर में ना क्या चीज है आप यहाँ पे ही बता दोगे, नेचर ऑफ कंपनी क्या है, कहाँ से फंडिंग आ रही है, बेनिफिट ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ रेवेन्यू, टैक्स बचाने के लिए, इवेजन ऑफ पर्सनल सेक्रेटरी और प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड, अलग तरह का बिजनेस कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्चुअल। हाँ सॉरी, मतलब क्या बोलते हैं, इवेशन ऑफ पर्सनल स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन, प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड। मतलब यहाँ पे क्या चीज थी, द कोर्ट में इग्नोर द कॉन्सेप्ट ऑफ सेपरेट लीगल एंटिटी व्हेन इट अपीयर्स दैट देयर इज अ इवेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल एंड स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन बाय पर्सन। अगर कोई ये दोनों में से कोई भी ऑब्लिगेशन को फुलफिल नहीं करता है या इवेजन इवेड करता है, देन कॉर्पोरेट वेल आ जाएगा। अवॉइडेंस ऑफ वेलफेयर लेजिस्लेशन, वो बताया था ना, फ्रॉड एक्टिविटी करता है गांजा गांजा, वो भी इसमें आ जाएगा। डाइवर्जन ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी, अगर आप किसी का बिजनेस अपॉर्चुनिटी को डाइवर्ट करते हो तो ये आ जाएगा। आपको मेनली ये हेडिंग याद रखनी है, अंदर इतना नहीं है कॉर्पोरेट वेल में, आपको ये हेडिंग याद रखनी पड़ेगी। और इसमें भी ना आपको लाइक अभी इसमें इसमें आपको बताता हूँ स्टैट्यूटरी प्रोविजन क्या है जो कंपनीज एक्ट के अंडर दी गई है। तो रिडक्शन इन मेंबर्स ऑफ कंपनी, अगर किसी भी टाइम्स आपको ऊपर बताया गया था कि पब्लिक कंपनी के लिए मिनिमम 7 मेंबर्स चाहिए, प्राइवेट कंपनी के लिए मिनिमम 2 मेंबर्स चाहिए, और मानो किसी भी टाइम ये 7 से 6 हो गए या 5 हो गए, 4 हो गए, और प्राइवेट कंपनी में 2 से 1 हो गया, तो क्या होएगा? तो ये, और वो कंपनी काम कर रही है भैया, और कंपनी काम कर ही रही है, ने प्रोविजन तोड़ दिया तब भी काम कर रही है, तो कॉर्पोरेट वाला आ जाएगा, वहां पे पर्दा उठ जाएगा।
ठीक है। और सारे जो भी डायरेक्टर्स हैं, मेंबर्स हैं, वो लायबल हो जाएंगे। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि व्हेन द नंबर ऑफ मेंबर रिड्यूस बिलो स्पेसिफाइड इन पब्लिक, मिनिमम 7 members आर एंड इन प्राइवेट कंपनीज 2 members, minimum required, and if business carried with members below required for more than 6 months, then each existing member of company who are aware of this shall be liable for payment of debt of company, डेट ऑफ कंपनी। ठीक है। तो मतलब वही चीज है कि अगर 7 और 2 से कम हो गए मेंबर और बिजनेस आप चला ही रहे हो फॉर मोर देन 6 मंथ्स, देन जो भी डेट होगा कंपनी का, वो सब मेंबर्स लायबल हो जाएंगे उसके लिए। फ्रॉडुलेंट कंडक्ट ऑफ बिजनेस, अगर फ्रॉडुलेंट मैनर से आप बिजनेस चला रहे हो, ठीक है, तो भैया आपका कॉर्पोरेट वेल्थ सामने आ जाएगा और आपकी इस केस में आपकी कंपनी भी वाइंड अप हो सकती है। ठीक है। फेलियर टू रिटर्न एप्लीकेशन मनी, अगर अलॉटमेंट नहीं लगा किसी का, ठीक है, तो आपको रिटर्न करना होता है एप्लीकेशन मनी, अगर आपने वो नहीं करा, देन ये भी हो सकता है। और इसके लिए ना एक डे होता है, 30 दिन के अंदर अंदर आपको वैसे कर देना होता है, अलग से भी ये बोलता है। ठीक है। तो अगर आपने नहीं करा, तो पहले आपको पेनल्टी लग जाएगी। पेनल्टी कितने की लग जाएगी? आपको 1000 रुपए ना इनको हर डे देना पड़ेगा। 1000 रुपए हर डे की पेनल्टी इनको लगेगी। आपको कितना? या आपको 10 लाख, 10 लाख विच एवर इज लेस। ओ सॉरी, यहाँ पे 10 लाख नहीं है, सॉरी 1 लाख है, कॉमा नहीं लगा तो कंफ्यूजन होगी। ठीक है। हाँ। अब क्या है, मिस रिप्रेजेंटेशन इज प्रोस्पेक्टस। अब कोई भी कंपनी आईपीओ लाती है, तो आईपीओ लाने से पहले एडवर्टाइजमेंट तो करेगी ना कि ये है हमारे आईपीओ में, तो उसको क्या कहते हैं? प्रोस्पेक्टस। ठीक है। तो आईपीओ के लिए जो चीज आती है एडवर्टाइजमेंट के लिए, उसे कहते हैं प्रोस्पेक्टस। तो प्रोस्पेक्टस में अगर आपने मिस रिप्रेजेंटेशन कर रखा है, तो भैया कॉर्पोरेट वाला वहां पे आ जाएगा। ठीक है। अल्ट्रा वायरस एक्ट्स आपने कर रखे हैं, अल्ट्रा वायरस एक्ट्स याद करो, जो आपके एमओए में नहीं थे फिर भी आप कर रहे हो, आर्टिकल्स में नहीं थे आपके तब भी आप कर रहे हो। ठीक है। ये देखो ना, एनी एक्शन डन आउटसाइड द परव्यू ऑफ ईदर इज टू सेड टू बी अल्ट्रा वायरस। ठीक है। जो आपके स्कोप में ही नहीं है, जो आपके ऑब्जेक्ट्स में ही नहीं है, आप वो कर रहे हो, तो गए भैया गए। लाइबिलिटी अंडर अदर स्टैट्यूज, अगर आपने अदर मतलब क्या बोलते हैं, टैक्स फाइलिंग में, जर्नल टैक्स फाइलिंग, जर्नल मीटिंग, या एनुअल रिटर्न फाइल नहीं करा, बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं करे, इन सब में अगर आपने कुछ वो करा होता है ना डिफॉल्ट, तब भी कॉर्पोरेट वेल आ जाता है। तो एक बार फटाफट कॉर्पोरेट वेल का ये कर लेते हैं रिवाइज, ये स्टैट्यूटरी प्रोविजन में। तो ये वाला बेसिकली इजी है स्टैट्यूटरी प्रोविजन। अगर आपके मेंबर्स कम हो जाते किसी भी टाइम स्टैट्यूटरी प्रोविजन से, मतलब 7 से या 2 से, और कंपनी 6 महीने से ज्यादा बिजनेस चला रही है, देन लायबल हो जाएंगे। फ्रॉडुलेंट कंडक्ट ऑफ बिजनेस, धोखे फ्रॉडुलेंट मैनर से अगर बिजनेस चल रहा है, तब भी हो जाएगा, ये कॉर्पोरेट वाला आ जाएगा। फेलियर टू रिटर्न एप्लीकेशन मनी विद इन 30 days, ठीक है, तब भी आ जाएगा। और मिस रिप्रेजेंटेशन इन प्रोस्पेक्टस, अगर आप प्रोस्पेक्टस में ही धोखेबाजी कर रहे हो, तो कॉर्पोरेट वेल आ जाएगा। अल्ट्रा वायरस एक्ट, अगर कंपनीज के स्कोप एंड ऑब्जेक्ट्स के बाहर आप एक्ट कर रहे हो, तब भी कॉर्पोरेट वेल आ जाएगा। लायबिलिटी अंडर अदर स्टैट्यूज, अगर आपने एनुअल रिटर्न फाइलिंग या जर्नल मीटिंग, ठीक है, इन सब में कुछ गलती करी, बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं करे, देन कॉर्पोरेट वेल आ जाएगा। और मेनली कॉर्पोरेट वेल आके करता क्या है, घूंघट उठता है, सारे मेंबर्स लायबल हो जाते हैं, सारे ऑफिसर्स लायबल हो जाते हैं, सबको पड़ जाती है पेनल्टी। किसी किसी केस में पेनल्टी पड़ती है, किसी किसी केस में कंपनी बंद हो जाती है, किसी किसी केस में जो रजिस्ट्रार या एनसीए जो ठीक समझता है वो करता है। टाइप्स ऑफ कंपनीज अब यहाँ पे पढ़ना है हमें। टाइप्स ऑफ कंपनीज अभी हमने ऊपर पढ़ा था, पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, और मैंने शॉर्ट में ओपीसी बताया था। पब्लिक कंपनी क्या होता है? तो पब्लिक कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज मेयरली नॉट अ प्राइवेट कंपनी। है कितनी बकवास चीज है। एक पब्लिक कंपनी कौन है जो कि एक प्राइवेट कंपनी नहीं है? ये तो है ही भाई। A public company means a company which is mere not a private company and can invite people to subscribe its securities and its share are freely transferable। सब ऊपर पढ़ लिया है तो। ठीक है। A public company can be incorporated at least by 7 members and shall have minimum 3 directors। देखो नई चीज तो तुम्हारी खाली ये है कि पब्लिक कंपनी में खाली 3 डायरेक्टर मिनिमम होने ही चाहिए। ठीक है। और प्राइवेट कंपनी का आप देखो, ए प्राइवेट कंपनी मीन्स ए कंपनी विच इज रिस्ट्रिक्ट्स मैक्सिमम नंबर टू 200। हाँ यही चीज है, प्राइवेट कंपनी में मिनिमम मेंबर कितने होने चाहिए? 2। मैक्सिमम कितने होने चाहिए? 200। और उस 200 की काउंटिंग में कौन काउंट नहीं होंगे? पास्ट एंड प्रेजेंट एम्प्लॉयज। समझे? पास्ट एंड प्रेजेंट एम्प्लॉयज।
तो जो पहले काम करके गए हुए हैं उन पे वो भी मेंबर्स होंगे कंपनी के, लेकिन मेंबर्स की काउंटिंग में नहीं आएंगे। ठीक है। और क्या इसमें कितने डायरेक्टर्स चाहिए? तो इसमें 2 डायरेक्टर्स का होता है मिनिमम। यहाँ पे लिखा नहीं है बट मैं आपको बता देता हूँ। एज अ सीए स्टूडेंट थोड़ा लॉ हमारा मजबूत है। ठीक है, तो 2 डायरेक्टर्स यहाँ पे मिनिमम चाहिए होते हैं प्राइवेट कंपनी को। और मिनिमम कितने मेंबर? 2 मेंबर। 1 पर्सन कंपनी क्या है? जहाँ पे खाली 1 पर्सन ही मेंबर होता है और एक नॉमिनी होता है। ठीक है, ओपीसी एक टाइप होता है प्राइवेट कंपनी का। और ये कौन बना सकते हैं? तो खाली एक रेजिडेंट पर्सन बना सकता है ओपीसी। गवर्नमेंट कंपनी 2+45 में आता है इसके। गवर्नमेंट कंपनी कौन सी कंपनी? जहाँ पे 51% स्टेक गवर्नमेंट होल्ड करती है। और इनको एक छुटकारा मिलता है कि इनको अपने नाम के पीछे ना कोई भी पब्लिक लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड ये वगैरह ऐड नहीं करना होता। भैया लिमिटेड लिख दो, बस खत्म बात। ठीक है। और हाँ, तो यहाँ पे ये चीज मिसिंग है। यहाँ पे प्राइवेट कंपनी में है ना आपको प्राइवेट लिमिटेड ऐड करना होता है, और पब्लिक कंपनी में ना आपको पब्लिक लिमिटेड ऐड करना होता है आपके नाम के पीछे। फिर एक चीज आती है फॉरेन कंपनी। फॉरेन कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया बट कंडक्टेड इट बिजनेस विद इन इंडिया। ठीक है, विद एनी मीन्स। तो किसी भी मीन से इंडिया में अगर बिजनेस चला रहे हो और कंपनी लेकिन आप बाहर की हो तो फॉरेन कंपनी में काउंट होएगी, सिंपल। स्मॉल कंपनी क्या होती है? तो स्मॉल कंपनी और एक टाइप होती है प्राइवेट कंपनी की, जिसमें ना आप इसमें देखो, आपको लिमिट याद रखनी पड़ेगी स्मॉल कंपनी की। स्मॉल कंपनी वो कंपनी होती है जिसकी शेयर कैपिटल 4 करोड़ तक है और टर्नओवर 40 करोड़ तक है। ठीक है, 4 करोड़ और 40 करोड़। ठीक है। और ये मैक्सिमम कितना जा सकता है? अभी जो सरकार ने नोटिफिकेशन ला रखा है उसमें आप इसकी लिमिट बढ़ा के 10 करोड़, शेयर कैपिटल 10 करोड़ भी ले जा सकते हैं और टर्नओवर 100 करोड़ ले जा सकते हैं। ऐसा अभी नोटिफिकेशन आया हुआ है, लेकिन अभी क्या लिमिट है? 4 करोड़ 40 करोड़। तो आपको 10 टाइम्स का वो याद रखना है। ठीक है। शेयर कैपिटल 4 है, टर्नओवर 40 है। होल्डिंग कंपनी कौन सी कंपनी है? जो कि दूसरे कंपनी में मोर देन हाफ ऑफ इट्स पेड अप शेयर कैपिटल अक्वायर करके रखती है। मोर देन हाफ मतलब 51% वो होल्ड करती है। ठीक है। तो होल्डिंग कंपनी बन जाएगी वो। जैसे ए है एक कंपनी, वो बी में 51% स्टेक रखती है, तो होल्डिंग कौन सी कंपनी हो जाएगी? ए कंपनी हो जाएगी। सब्सिडरी कंपनी क्या होती है? तो ए सब्सिडरी कंपनी मीन्स अ कंपनी इन विच रिलेशन द अदर कंपनी इज होल्डिंग कंपनी। देखो कितनी सिंपल डेफिनेशन है। सब्सिडरी कंपनी वो कंपनी है जिसके तुलना में अदर कंपनी, तुलना नहीं, जिसके रिलेशन में अदर कंपनी होल्डिंग कंपनी, जो उसमें 51% से ज्यादा स्टेक रखती है, वो होल्डिंग कंपनी होगी उसकी। ऐसा। एसोसिएट कंपनी कौन सी कंपनी होती है? तो एसोसिएट कंपनी ना वो कंपनी होती है लाइक कि जिसमें एक कंपनी सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस रखती है, मतलब 20 से 50% तक के वोटिंग राइट जो होल्ड करती है, वो होती है आपकी एसोसिएट कंपनी। ठीक है। अब आप इसको एक बार खाली रिवाइज कर लेना। आपको मैं इसमें बता देता हूँ कि क्या चीज लाइक मेनली आ सकती है। एज अ सीए स्टूडेंट हमारा कंपनी लॉ बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। सो मैं आपको इसमें बता देता हूँ। आप सेक्शंस थोड़ा देख लेना। ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव्स मेरे को इतने नहीं लगते हैं बट याद कर लेना एक बार। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो हमारे पेपर में भी आते हैं। ठीक है। उसके बाद आप लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल याद कर सकते हो। मैंने आपको बताया लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल कैसे करना आएगा, तो लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल बताने का आपको। देन उसके बाद ऐसे ही दिखा देना जुडिशियल इंटरप्रिटेशन और स्टैट्यूटरी प्रोविजन। और इसमें बताना क्या, आपको खाली हेडिंग याद करनी है, अंदर आप इतना नहीं भी कर पाते तो ओके चीज है आपके लिए। ओके। थैंक्स।